ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में मैंने जैसे कहा कि कनेक्शन मेथड्स होती है, दो मेथड रहेंगी, एक रहेगी बोल्टिंग, एक रहेगी वेल्डिंग। तो मॉड्यूल 3 है रिगार्डिंग द बोल्टिंग। तो बोल्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि बोल्टिंग में एक्चुअली क्या क्या कवर होगा पीडीएफ में, और फिर हम लोग वीडियो देखेंगे। सबको सामने पीडीएफ दिख रही है। तो बोल्टिंग ये कनेक्शन मेथड है, ठीक है। कोई भी अभी जैसे आप लोगों ने देखे कि हम लोगों ने अब तक मेंबर इनपुट चेक किया कि मेंबर इनपुट कैसे किया जाता है क्या। एक बार आप लोगों ने मेंबर इनपुट कर दी मॉडल में, उसके बाद आएगी कनेक्शन। तो आपको कनेक्शन करने पड़ेंगे। आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग में दिया जाएगा कि बीम कॉलम के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है, बीम बीम के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है, या फिर कोई चीज एक चीज दूसरी चीज के साथ कैसे कनेक्ट हो रही है, ये चीज दी रहेगी। तो बोल्टिंग में क्या क्या कवर होगा ये चीज बताता हूँ आपको। बोल्ट एक्चुअली होता कैसा है, बोल्ट की डायग्राम आपको बताई जाएगी कि बोल्ट में किसको क्या कॉल आउट करोगे, मतलब पहले जो टॉप वाले पार्ट को क्या कॉल आउट करोगे, इसको क्या करोगे, ये वॉशर, फिर थ्रेड किसको कहते हैं, लेंथ कौन सी रहेगी, किस तरह से। हेलो। हाँ यस। I just want to take hardly 2 minutes of yours. Yes, sir. Please, I request all of you, please put your videos on. All of you, please keep your videos on. So there is a problem. I can't put on my video. Okay. See, you have to be online whenever Rakesh sir is taking the class. You have to keep your videos on, because many times it has been observed that the people are online, but though they are not attending the class. So we want to see either the candidate is attending the class properly or not. Okay. So during the session, whenever Rakesh sir is taking the sessions, you need to keep your videos on. So after that, once he over with his session, you can keep it switch off. We don't mind for that one. Okay. But from now onwards, we request you to keep the videos on, as well as you have to attend the class regularly, because you are paying money. It's not free of cost. So your parents are paying money. So you have to take it as a serious cost, and you need to attend the class on a regular basis. Fine. Thank you, Rakesh sir, and thank you guys. Please attend the class. Okay, on a regular basis. Thank you. ठीक है, तो एक्चुअली मैंने कहा था कि बोल्टिंग में क्या क्या कवर होगा, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं एग्जैक्टली बोल्टिंग होती है, ये चीज आप पहले पढ़ोगे। उसके बाद पार्ट ऑफ बोल्ट असेंबली, बोल्ट असेंबली में क्या क्या चीज आपको दिखेगी, ये चीज रहेगी, है ना। इसको क्या कॉल आउट करोगे, ये चीज बताई जाएगी। उसके बाद रहेंगे आप लोग कुछ कुछ जगह पे कनेक्शन की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, कुछ कुछ जगह पे कनेक्शन स्ट्रेंथ कम रहेगी, है ना। वो चीज आपको दिखाई देगी। तो स्ट्रेंथ के हिसाब से या फिर लोडिंग के हिसाब से कनेक्शन के बोल्ट जो रहेंगे वो वेरी करते रहेंगे। तो हम लोग बोल्ट के टाइप देखेंगे कि कौन कौन से बोल्ट के टाइप होते हैं, है ना। 807, 825, A490। फिर हम लोग पढ़ेंगे कनेक्शन टाइप। कनेक्शन टाइप्स कौन कौन से टाइप मतलब पाएंगे। अब जैसे कनेक्शन टाइप क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं बोल्ट की, तो कनेक्शन टाइप के हिसाब से बोल्ट भी चेंज होते हैं, है ना। एफसी बोल्ट किसको कहेंगे, एन बोल्ट किसको कहेंगे, एक्स बोल्ट किसको कहेंगे। बोल्ट होता है ऊपर, जैसे आप लोगों ने 3 बोल्ट के टाइप पढ़े, यही बोल्ट रहेंगे, लेकिन कंडीशन के हिसाब से, आइदर बियरिंग कंडीशन होगी या क्रिटिकल कंडीशन, उसके हिसाब से बोल्ट के मतलब बाद में कुछ प्रीफिक्स आएगा, है ना। 825 से एन, एक्स या फिर एससी, ऐसा हम लोग बोल्ट कंडीशन या कनेक्शन टाइप के हिसाब से हम लोग उसको ऐड करेंगे। फिर आप टीसी बोल्ट पढ़ोगे, टीसी बोल्ट होता क्या है, टीसी बोल्ट और नॉर्मल बोल्ट में फर्क क्या रहेगा, ये चीज आपको बताई जाएगी। फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉशर। वॉशर क्यों यूज किया जाता है ना। वॉशर की जैसे आप लोग देखोगे यहाँ पे राउंड वॉशर दिखा है, फिर कई जगह पे स्क्वायर वॉशर दिखेगा, कई जगह पे आपको बेवल्ड वॉशर रहेगा।
वॉशर का पर्पस क्या रहेगा, ये चीज आपको इस मॉड्यूल में पढ़ने मिलेगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे बोल्टेड जॉइंट टाइप। जॉइंट टाइप कौन कौन से टाइप आएंगे वो चीज, जैसे मैंने कहा बेरिंग टाइप और बेरिंग जॉइंट एग्जैक्टली होता क्या है ये चीज आप देखेंगे। बेरिंग जॉइंट में एग्जैक्टली फोर्सेस एक्ट कैसे करेंगे बोल्ट के ऊपर, है ना, ये चीज हम लोग देखेंगे। स्लिप क्रिटिकल जॉइंट में फोर्सेस कैसे एक्ट होते हैं, बोल्ट टाइट कैसे होता है, कौन सी प्रिकॉशन रखी जाती है ना, क्या चीज आपको मतलब कौन सी नोट प्रोवाइड करनी है डिटेल्स में, क्या चीज है ये आपको स्लिप क्रिटिकल में बताया जाएगा। फिर आप लोग पढ़ोगे कि जब बोल्टिंग होती है तो कौन कौन से फेलियर्स आएंगे, है ना, बोल्टिंग करते टाइम पे कौन कौन से फेलियर हो सकते हैं, मतलब बोल्ट कहाँ पे फेल हो सकता है या फिर मटेरियल कहाँ पे फेल हो सकता है ड्यू टू बोल्टिंग, ये चीज आप देखोगे। फिर हम लोग देखेंगे एन और एक्स कैसे कॉल आउट होता है, मतलब शेयर प्लेन में अगर बोल्ट के थ्रेड आते हैं या नहीं आते उस हिसाब से आप मतलब आप देखोगे यहाँ। फिर आप आखिर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंस्टॉलेशन। क्या है कि बोल्ट टाइट करने की मेथड होते हैं, कोई कोई देखो ऑटोमेटिक मशीन भी होती है, किसी के पास रेंच मतलब जो खाना होता है तो रेंच से टाइटनिंग होती है। तो आप लोग 5 मेथड पढ़ेंगे, पहली रहेगी स्नप टाइट इंस्टॉलेशन, फिर बाद में टर्न ऑफ नॉट इंस्टॉलेशन, फिर कैलिब्रेटेड रेंच इंस्टॉलेशन, एक रहेगा टीसी बोल्ट इंस्टॉलेशन 1x52 एंड आखिरी में रहेगा डीटीआई इंस्टॉलेशन, है ना। ये चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, हर एक चीज की मेथड है। अब क्या है कि ये जो नाम है ना ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है जब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग पढ़ते हो तो जैसे मैंने कहा था कि हमको स्टील नोट्स पढ़नी पड़ती है ना सबसे पहले, तो स्टील नोट्स में आपको ये वर्ड फॉलो आउट रहेगा कि यूज स्नप टाइट इंस्टॉलेशन मेथड या फिर यूज टर्न ऑफ नॉट मेथड या यूज कैलिब्रेटेड रेंज इंस्टॉलेशन मेथड, ये वैसे वर्ड्स दिए रहेंगे। तो आपको इससे पहचानना पड़ता है कि अगर आपको कहा गया है स्नप टाइट इंस्टॉलेशन तो आपको कौन सा बोल्ट यूज करना है ना, इस हिसाब से आपको बोल्ट का टाइप पता चल जाएगा। अगर बोला है या फिर टीसी बोल्ट इंस्टॉलेशन बोला है तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा बोल्ट यूज करना है, ठीक है। तो ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता चलेगा कि क्या क्या है। आप लोग ये भी देखोगे कि ये 5 मेथड में से पहली मेथड जो है वो सिर्फ बियरिंग कंडीशन में यूज होती है ना, और बाकी की फिर बचे वाली 4 है वो बियरिंग में भी और स्लिप क्रिटिकल में भी दोनों जगह पे वो कंडीशन यूज होगी, ठीक है। ये चीज भी आप लोग पढ़ोगे, तो हर एक मेथड की बताई गई है प्रोसीजर की कैसी प्रोसीजर रहती है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो डायमेंशन होते हैं ना, होल डायमेंशन रहेंगे कि जब भी आप लोग बोल्ट टाइटनिंग करोगे तो होल डायमेंशन, बोल्ट डायमेंशन से वो कितने रखने क्या रखने, ये हम लोग जब कनेक्शन भी देखेंगे बीम के कनेक्शन उस टाइम पे भी पढ़ने मिलेगा, लेकिन अभी सिर्फ जस्ट बताने के लिए। फिर मिनिमम एज रहता है, होल मतलब आप अगर बोल्ट देखते हो तो बोल्ट के डायमीटर के हिसाब से मटेरियल में जो होल्स आप पंच करते हो तो वो होल से लेके मटेरियल का एज कितना होना चाहिए इसका भी एक क्राइटेरिया रहेगा। तो ये चीज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। मिनिमम स्पेसिंग, ये चीज देखो कि मिनिमम स्पेसिंग, होल टाइटनिंग क्लियरेंस। अब क्या है कि मटेरियल में आप जब होल पंच करते हो तो उसमें जो मटेरियल रहती है ना, जो टाइटनिंग के लिए हम लोग उसमें आपका पेंच भी आनी चाहिए या फिर मशीन भी आना चाहिए, तो आपको बोल्ट टू बोल्ट के बीच में होनी चाहिए, क्लियरेंस भी ध्यान में रखना पड़ता है, तो उसका लेवल रहेगा, ये चीज आप देखोगे। फिर जब की जाती है कि सिर्फ इरेक्शन नहीं करता है ना, फील्ड पे जाके वहां पे इंस्पेक्टर जो होता है बिल्डिंग को कनेक्शन अच्छे से हुआ है नहीं हुआ है, कंडीशन में क्या क्या चीजें वो देखते हैं, ये चीज भी आखिरी में हम लोग देखेंगे। और इस हिसाब से आपका फिर बोल्टिंग का सेशन जो रहेगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले मतलब मैं पीडीएफ से बताने से पहले आप एक बार वीडियो देख लो, मैं वीडियो आपको शेयर कर देता हूँ अभी। तो वीडियो में आपको पता चलेगा कि वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। पहले वो वीडियो आधे घंटे का वीडियो है, वो वीडियो में चला देता हूँ, वीडियो आप एक बार देख लो, उसके बाद मैं सिर्फ पीडीएफ से आपको एक्सप्लेन करूंगा हर चीज बारीकी से, है ना। आपको अभी तक जो सेशन हुआ है उसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन होगा? अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी मुझे पूछ लो वीडियो से पहले, तो मैं वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। आधे घंटे का वीडियो रहेगा, आप वीडियो आपकी स्क्रीन ऑफ करके भी देख सकते हो। उसके बाद फिर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो हम लोग, किसी को कोई डाउट?
When a structure is built, the strength of that entire structure depends on the proper use of connection methods between the various pieces throughout the structure. There are two primary methods of connecting the major components of a steel frame building. They are bolting and welding. Connections made in the fabrication shop are called shop connections, and the connections made in the field by the steel erector are called field connections. Where connection options are permitted by the architect or engineer, the detailer must select the most desirable fastening method suited to the fabrication shop. This means because the equipment and personnel expertise vary from one fabrication shop to another, it's sometimes more economical for one fabricator to weld the shop connection materials and another fabricator to shop bolt the shop connection materials. Connections made at the job site are mostly bolted. However, many may also be welded. In this module, we'll first discuss bolting, including the different types of bolts, washers, tightening methods, hole types, and then we'll discuss various welding processes. The structural joints between beams, girders, trusses, columns, and other members are often fastened by bolts. Most structural joints utilize various connection materials, such as angles, plates, or a piece of rolled beam. The beginning detailer should be aware of the different grades of bolts and bolt types. Bolts may also be referred to as fasteners. The first fastener to be discussed will be the ASTM A307 bolt. These bolts may be referred to as common bolts, soft bolts, unfinished, machine, plain, or rough bolts, and are the least expensive of those being discussed in this series. These fasteners are typically not used in primary framing connections because they're not high-strength bolts, and high-strength bolts are typically specified by the engineer to be used in primary connections. This means ASTM A307 non-high-strength bolts may be used for applications where the engineer does not require high-strength bolts. A307 bolts could be used in secondary connections, such as for members called girts and purlins. Note that we just referred to the bolts being discussed as A307 bolts and not ASTM A307 bolts. It's not necessary to prefix the bolt designation by ASTM each and every time. However, the A in front of the 307 is always necessary. A307 bolts are available in two different head types. They are the hex and countersunk head. The hex head and hex nut are the most common style used in building construction. General data on this type of bolt, including dimensions, is available in Table 8-6 in your LRFD Manual, Volume 2. Throughout this series, we'll be making reference to the AISC LRFD Manual for Steel Construction. LRFD stands for Load and Resistance Factor Design. You should be aware that a second method of design also has a separate manual, which is the ASD method, or Allowable Stress Design method. The detailer may see this second method referenced on design drawings. The design drawings used in this program specify the LRFD manual. Two last points to make about A307 bolts are that these bolts are available in two grades. However, grade A is only used in building construction for secondary applications. ASTM A563 grade A nuts are recommended for use with A307 bolts. High-strength bolts are used in both field connections and shop connections for all types of structures. They are furnished in two strength grades: A325 high-strength bolts, which are the most common bolts used in building construction, and A490 high-strength heat-treated bolts. Each grade consists of two bolt types. Type 1 range from 1/2 inch to 1 1/2 inches in diameter and are made of medium carbon steel. Type 3 range are from 1/2 inch to 1 1/2 inches in diameter and are made of weathering steel. Where Type 3 bolts are used, Type 3 nuts and washers must also be furnished to provide the necessary corrosion resistance and weathering properties. You will recall that in Module 2, we discussed weathering steel, ASTM A588. When this grade of steel is used for structural members in a weathering condition,
The fasteners used must be type 3 bolt, nut, and washer, just as discussed. Figure 8-2 in your LRFD Manual Volume 2 describes the markings on the bolt type, and likewise for the nut. The hardened washer also has a designation number to make sure the correct washer is used. Table 8-2 in your LRFD Manual Volume 2 describes the dimensions of high-strength fasteners, including the nut and washer dimensions based on the bolt diameter. You might be asking yourself, where should the A325 and A490 bolts be used? The strength and cost of the A490 bolt is greater than the A325 bolt of like size. However, because A490 bolts are stronger, fewer bolts are generally required in a connection than if A325 bolts were used. Either the structural engineer or your supervisor will set the standards for which bolts are to be used on a project. Mixing A325 and A490 bolts of the same diameter should be avoided if possible, to lessen the chance that the wrong bolt will be installed. In the project used for this program, the design drawings call for A325 bolts. Hardened steel washers are used in many structural connections in order to spread the pressures resulting from the bolt tightening process over a larger area, thus reducing the potential of damaging or galling the material being connected. Galling is a term used to describe the scouring of the base material under a high-strength bolt during tightening. The use of hardened washers is outlined starting on page 6-381 of the LRFD manual. However, generally, but not always, washers are called for as follows when the bolt is in a standard size hole or short slot. For A325 bolts, if a washer is used, one washer is placed under the turning element, either the head or the nut, generally the nut. For A490 bolts, one washer is placed under both the head and the nut, if the material being joined has a yield strength of less than 40 ksi. Table 8-1, page 8-8 in your LRFD Manual Volume 2 shows the compatibility of high-strength bolts, nuts, and washers. Washers are circular, square, or tapered. The circular washer is the most common washer used, while the tapered washer is used when the surface being bolted has a sloped surface, such as the flange of a channel or an S shape. In this case, the washer is tapered in order to accommodate this slope. Washers are discussed in Table 8-2, page 8-11 of your LRFD Manual Volume 2. Bolts perform their function in two ways. The first way is called a bearing connection. The bearing condition is the result of the plies of material being fastened, slipping slightly under load, so that the shank of the bolt bears on the material being fastened. Thus, the load is resisted by the high-strength bolt bearing against the holes in the connecting materials. This type of condition may also be referred to as a snug-tight bearing connection. The second way uses the friction between the nut and bolt head and the connecting materials. This friction is created as the layers of material are tightened during the torquing process. These were formerly called friction connections, but are now known as slip-critical connections. In this case, the load is resisted by the friction between the connecting parts. Tightening a nut on a threaded bolt is accomplished by several methods we're about to discuss, but you should try to visualize one concept. That is, as the nut is rotated on the thread, clamping pressure is applied by the means of torque. As the nut is torqued on the thread and the nut engages the material being tightened, tension is created in the bolt. There are several methods of tightening high-strength bolts. The methods are snug-tight, turn of nut, calibrated wrench, tension control bolt, and direct tension indicators. Snug-tight is defined as the tightness that exists when the plies of the joint are in firm contact but not fully tensioned. Usually the contact may be attained by a few impacts of an impact wrench or the full effort of a worker using a hand wrench. The ordinary hand wrench used by an ironworker is called a spud wrench. This type of connection is considered a bearing type connection.
The remaining tightening methods are used in both slip-critical and bearing-type connections. Again, these methods are turn of nut, calibrated wrench tightening, tension control bolt, and direct tension indicators. In the turn of the nut method, the bolts must first be tightened to a snug tight condition, as just discussed. Then, with the use of a wrench, the nut must be turned in accordance with Table 5 of the specifications for structural joint using ASTM A325 or A490 bolts, which is contained in your LRFD manual on page 6-385. The amount the nut must be turned depends upon the bolt length and whether the bolted surfaces are normal or sloped. During the tightening operation, rotation of the part of the bolt not turned by the wrench is prohibited. If the nut is being tightened, then the head is not permitted to move. This often requires a two-person crew. The next tightening method to be discussed is the calibrated wrench. The calibrated wrench tightening method uses a pneumatic impact wrench powered by compressed air or electricity. This method may only be used when the wrench is calibrated on a daily basis and when a hardened washer is used under the tightening element. The next tightening method to be discussed utilizes the tension control bolt, referred to as a TC bolt or a twist-off bolt. These bolts are very popular and are available in either A325 or A490 grades. This type of bolt is specified on the sample project of this program. They are very economical because they can be installed by one iron worker instead of two, as we just spoke about. This is the result of the use of a double-socket electric wrench, which engages the bolt tip and the nut simultaneously, as shown. When the wrench is activated, the bolt is held stationary while the outer socket rotates the nut, causing it to tighten the connection without twisting the bolt shank. When the nut is tightened to the proper bolt tension, the calibrated tip of the bolt is sheared off, and the sheared tip is ejected. The last method of tightening to be discussed is the direct tension indicator. These indicators are specially produced washer devices with protrusions pressed out of the flat surface. These tension indicators are available for both A325 and A490 bolts. These devices work by placing the indicator on a bolt with the protrusions bearing against the bolt head as shown. Notice the gap before the bolt is tightened. As the bolt is tightened, the clamping force flattens the protrusions and reduces the gap. When the gap is reduced to the required dimension, the bolt is properly tightened. The inspection of the gap is done by measuring the average gap with a metal feeler gauge. When using these devices, the tightening element must be the nut. If the head is to be tightened, an additional hardened washer must be placed under the bolt head. Whatever method of tightening is used, the detailer must be very careful in locating the placement of the holes for the bolts. Because some connections have to be used in very tight locations, the space available to insert the bolt and to place a tightening tool may be limited. Thus, entering and tightening clearances must be taken into consideration. Table 8-4 on page 8-13 in your LRFD manual, Volume 2, shows the minimum entering and tightening clearances for conventional A325 and A490 bolts for both aligned and staggered bolts. Staggered bolts are one method the detailer has to utilize the space available at the connection. The chart should be used when calculating the clearances for a spud wrench or impact wrench. Table 8-5 on the following page, in a similar fashion, shows the minimum entering and tightening clearances for ASTM A325 and A490 tension control bolts. This chart also provides clearances for both aligned and staggered bolts. In the various connections used on a building project, several different hole types may be used to properly align the members. These hole types are standard, oversized, short slots, and long slots. In the specifications for structural joints using ASTM A325 or A490 bolts, Table 1 on page 6-371 in your LRFD manual, you can find the nominal hole dimensions for these various types of holes and slots.
Standard hole sizes for bolts are made 1/16 inch larger in diameter than the nominal size of the fastener body. This provides a certain amount of play in the holes, which compensates for small misalignments in the hole location and other tolerances and aids in the shop and field entry of the fasteners. Standard size holes must be used when using high-strength bolts, unless the engineer of record for the project approves the use of oversized and/or slotted holes. These larger holes and slots are used to accommodate variations that are common to steel construction. When using oversized and slotted holes, the detailer should refer to this Table 1, as well as other requirements outlined in the same document on page 6-381, paragraph 7, entitled Design Details of Bolted Connections. Many fabricators will prefer using short slotted holes in the outstanding legs of angle and shear plate connections. This allows the fabricator to use the same angle and shear plate on many different member sizes, since the slots allow for varying web thicknesses. The slots will also allow for mill and shop tolerances. Depending upon the equipment available in the fabrication shop, these short slots or long slots may be punched, flame cut, a combination of these methods, or drilled and flame cut. Long slotted holes may be used if approved by the project engineer. They are used in conditions where there is movement in the structure to be accommodated, such as at thermal expansion joints or where larger adjustments may need to be made due to construction tolerances. The bolts, nuts, and washers required to make a connection can be broken down into 3 major parts along the length of the bolt. These parts are grip, thread, and length. Grip is the distance from behind the bolt head to the back of the nut or washer. It's the sum of the thicknesses of all parts being joined, exclusive of washers. Thread length is the amount of threads on the bolt. The bolt length is the distance from behind the bolt head to the end of the bolt. Another element which deals with the threads on a bolt and the capacity of the bolt to resist a load is the concept of threads included or excluded in the shear plane of a connection. Figure A illustrates what's meant by the term threads included in the shear plane, because the threads pass through the shear plane of the connection. A shear plane is defined as the plane between 2 or more pieces under load, where the pieces tend to move parallel to each other, but in opposite directions. Figure B illustrates threads excluded from the shear plane, where the threads are not within the shear plane. Figure 8-3 on page 8-18 of your LRFD manual shows the minimum thickness of ply closest to the nut in order to exclude threads from the shear plane. We try to exclude threads from the shear plane because the capacity of the bolt to resist a load is greater than if the threads are included in the shear plane. The reason for this is that the threads are produced by cutting into the shank of the bolt. At the thread location, the cross-sectional area of the bolt is less than where there are no threads. The smaller the cross-sectional area, the less capacity of the bolt. This concludes our discussion on bolting. The next topic to be discussed is welding. The use of hardened washers of तो आप लोगों ने वीडियो देखा, वीडियो में पूरी प्रोसीजर बताई थी कि बोल्टिंग में एक्चुअली कवर क्या होने वाला है, ठीक है? तो वही चीज मैं आपको अभी थ्रू पीडीएफ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बोल्टिंग एग्जैक्टली होती क्या है. Now see what is the bolting. Bolting is the method of connecting structural steel members to form the rigid frame structure. अभी क्या है कि जब आपके दो मतलब एक बीम, अभी जब आप लोग मेंबर इनपुट कर देते हो तो बीम अगर कॉलम के साथ कनेक्ट है और जब अगर हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं तो क्या है, अगर डिजाइनर ने आपको कनेक्शन दिया है तो उसमें बोल्ट यूज कर रहा होगा या फिर वेल्ड यूज कर रहा होगा, ठीक है? अगर स्लिप एंगल से मेरा कनेक्शन होता है तो आपकी बोल्टिंग मेथड इंट्रोड्यूस होती है वहां पे. इट प्रोवाइड्स अ स्टेबिलिटी एंड
टू रेजिस्ट ऑल टाइप्स ऑफ लोड इम्पोज्ड ऑन इट। आपको पता है कि मेंबर्स का सेल्फ लोड भी होता है और उसपे जो लाइव लोड है वो भी रहता है ना। मतलब अगर बिल्डिंग डिजाइन होती है तो लोड कंसिडर करके ही डिजाइन होती है। डिजाइनर क्या करता है कि किस मेंबर पे, अगर आपने देखा होगा डिजाइनिंग की प्रोसीजर आपको पता होगी, तो डिजाइनिंग प्रोसीजर में कैसा होता है, एक पर्टिकुलर एरिया है, सपोज एक 10 बाय 10 मीटर का एरिया है, अगर उस पे लोड कैलकुलेट करते हैं तो लोड कैसा होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप लोगों को सबको बता, तो लोड जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो लोड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है आपको पता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो मेंबर पे जैसे आपको पता है 10 बाय 10 का एरिया है, तो 10 बाय 10 के एरिया में क्या रहेगा कि सपोज उसके ऊपर स्लैब है, स्लैब के अंदर अगर आपके कुछ मेंबर्स है तो उससे क्या रहेगा, मेंबर का खुद का लोड भी और स्लैब का लोड भी, या फिर उसके ऊपर जो भी बंदा चल रहा है या फिर जितना भी कोई भी मतलब होगी, तो उसकी जो ये रहेगी क्या बोलते हैं लोड रहेगा, वो उन यूनिट से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये आप लोगों ने सबने पढ़ा है ना मैकेनिक। तो वो लोड होता है शेयर लोड, ठीक है, जो भी लोड आएंगे, या फिर कभी कभी एक्सियल लोड भी रहते हैं। अब हम लोग ये बाद में पढ़ेंगे एक्सियल लोड क्या रहता है ना। एक्सियल लोड मतलब जब हम ब्रेसेस पढ़ने वाले हैं तब ब्रेसेस में आपको पता चलेगा कि एक्सियल लोड क्या रहेगा, है ना। तो वो चीज ड्यूरिंग होस्टिंग कनेक्टर विल इंस्टॉल अ मिनिमम ऑफ 2 बोल्ट पर कनेक्शन। अब क्या है कि जब भी आप बोल्टिंग देखोगे तो बोल्टिंग में कभी भी ऐसी चीज नहीं देखोगे आपको एक सिंगल बोल्ट यूज करने मिलेगा, कभी भी नहीं होगा। जब आप स्लिट एंगल कनेक्शन देखोगे तो मिनिमम नंबर ऑफ बोल्ट कनेक्शन होता है एज पर ओशा रूल, जो भी रूल्स है उनके हिसाब से मिनिमम 2 नंबर ऑफ बोल्ट होने चाहिए। 1 नंबर ऑफ बोल्ट से क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर एक सिंगल बोल्ट यूज करते हो तो इसमें क्या होगा, रोटेशन वाली चीज आ जाएगी, रोटेशन अलाउड नहीं होते कनेक्शन में, समझ रहे हो। अगर मेरा सपोज सिंगल कनेक्शन यहाँ पे सिंगल बोल्ट कनेक्शन दे दिया मैंने, कहीं पे भी सिंगल बोल्ट कनेक्शन, तो क्या रहेगा, ये रोटेशन एक कंसिडर आएगी, रोटेशन में वो मेंबर हो सकता है। तो रोटेशन अवॉइड करने के लिए हम लोग 2 बोल्ट यूज करते हैं। A systematically pattern must be followed when tightening bolts so that a joint is drawn together and all fasteners are properly installed. अब जो मेथड आप देख रहे वाले हो आगे 5 मेथड, उसकी बात है। Connections in shop are called out shop connection. अब क्या दो टाइप के कनेक्शन आप देख रहे हो, एक शॉप कनेक्शन और दूसरा रहेगा फील्ड कनेक्शन। जब भी हम लोग बोल्ट, अभी क्या देखो, जब कनेक्शन होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग 2D ड्राइंग भेजते हैं शॉप में, उसके साथ साथ आपको एक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। जैसे हम लोगों ने एबीएम रिपोर्ट देखी, एबीएम रिपोर्ट सबसे पहले जब आप लोग शॉप में चीजें भेजोगे, कोई भी 2D ड्राइंग भेजोगे, उसके साथ साथ आप रिपोर्ट भेजते हो। कौन सी रिपोर्ट होती है, एक होती है शॉप बोल्ट, एक होती है फील्ड बोल्ट। मतलब जो बोल्ट शॉप में यूज होने वाले हैं ना, अभी जैसे आप देखोगे कि बीम है, बीम के साथ 2 कनेक्शन एंगल लगने वाले हैं, है ना। तो वो जो कनेक्शन एंगल है वो शॉप में टाइट है, तो उनके लिए लगने वाले बोल्ट रहेंगे शॉप बोल्ट। और जब वो मेंबर फील्ड पे जाएगा, कॉलम के साथ जब कनेक्ट होने जाएगा, तब उसमें लगेंगे फील्ड बोल्ट, तो उसके लिए हम लोग लीज भेजेंगे फील्ड बोल्ट लीज, ठीक है। तो जो कनेक्शन शॉप में होंगे उसको हम लोग शॉप कनेक्शन कहेंगे और जो फील्ड में होंगे उसको हम लोग कहेंगे फील्ड कनेक्शन, ठीक है। अब फील्ड कनेक्शन आर टिपिकली बोल्टेड। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं कि बोल्टिंग और वेल्डिंग, तो मैक्सिमम टाइम पे जो फील्ड में कनेक्शन होते हैं वो हम लोग ट्राई करते हैं कि वो बोल्टेड कनेक्शन। क्यों, क्योंकि फील्ड में वेल्डिंग करना ज्यादा हार्ड होता है, बोल्टिंग करना इजी रहेगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जितने कनेक्शन, या फिर डिजाइनर ट्राई करते हैं कि जितने कनेक्शन को बोल्टिंग कर सके उतना करता है ना। तो अवॉइड फील्डिंग, टू अवॉइड वेल्डिंग इन अ फील्ड, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, कभी भी ट्राई करना, मतलब अगर ऐसी चीज आती है कि जहाँ पे बोल्टिंग पॉसिबल होती है तो वहाँ पे बोल्टिंग रहेगी। अब क्या है कि बोल्टिंग और वेल्डिंग डिसाइड करना ये हमारे हाथ में नहीं होता है ना, डिजाइनर का स्कोप होता है कि बोल्टिंग चूज करनी है या फिर वेल्डिंग। जहाँ पे वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे स्ट्रेंथ मतलब मेंबर पे जो लोड है वो ज्यादा है, तो उस टाइम पे वो चाहे भी बोल्टिंग नहीं कर सकता, वहां पे वेल्डिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसी चीज भी हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग जब वेल्डिंग पढ़ेंगे उस टाइम आपको एक चीज पता चल जाएगी। अब देखो बोल्ट ऑफ पार्ट ऑफ बोल्ट असेंबली। अब बोल्ट असेंबली में किसको क्या कहेंगे, ये जो पहला पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं हेड, ठीक है। अब बोल्ट की लेंथ देखो, बॉटम साइड ऑफ हेड टू द एंड पार्ट ऑफ बोल्ट, तो ये रहेगी उसकी लेंथ। अब ये देखो नॉन थ्रेडेड पार्ट, जो बोल्ट की लेंथ में नॉन थ्रेडेड पार्ट रहेगा उसको हम लोग कहते हैं शैफ्ट, और ये थ्रेड है ना, जो एंड पार्ट है जहाँ पे आपको थ्रेड दिख रही है ये होता है थ्रेड। उसके बाद ग्रिप किसको कहेंगे। अब क्या होता है कि आप जब बोल्टिंग करते हो तो दो कनेक्टिंग मेथड्स रहेंगे, क्या बोलते हैं कनेक्टिंग प्लाई, उनको आप लोग बोल्टिंग करोगे। जैसे ये एक प्लेट है दूसरी प्लेट है, जब आप इसके साथ बोल्टिंग करते हो तो ग्रिप किसको कहेंगे, दोनों मटेरियल की थिकनेस, है ना। जब आप
आप बोल्टिंग करते हो तो दोनों मटेरियल की जो थिकनेस रहेगी वही आपकी ग्रिप रहेगी, समझ में आ रहा है। फिर वॉशर एंड नट, ये होगी आपकी बोल्ट की असेंबली, ठीक है। अब शैंक की जो ये होती है स्ट्रेंथ वो ज्यादा रहती है, थ्रेड की जो स्ट्रेंथ है वो कम रहती है। क्यों कम रहती है? क्योंकि जब आप लोग बोल्ट देखते हो तो बोल्ट एक पार्ट का है ना, बाद में उसको थ्रेडिंग की जाती है, मतलब थ्रेड प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जब थ्रेड प्रोवाइड की जाती है तो उसकी जो स्ट्रेंथ हो जाती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और शैंक की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। अब देखो, ग्रिप इज द डिस्टेंस फ्रॉम बिहाइंड द बोल्ट हेड टू द बैक ऑफ द नट और वॉशर। It is sum of the thickness of all parts being joined exclusive of a washer. Thread length is the threaded portion of the bolt. Bolt length is the distance from behind the bolt head to the end of the bolt. हम लोगों ने देखी बोल्ट की असेंबली। अब देखते हैं बोल्ट के टाइप। अब क्या है कि आप लोग जब देखोगे तो आपको 3 टाइप के बोल्ट मिलेंगे, ठीक है। मतलब जनरली आपको ये 3 टाइप के बोल्ट यूज करने मिलेंगे। पहला बोल्ट रहेगा A307। अब A307 क्या होता है ये चीज बताता हूँ। अब देखो क्या होता है, आप लोगों ने कभी बोल्ट देखा होगा तो बोल्ट में आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, जब आपने कभी आपके घर पे बोल्ट करते हुए देखा होगा तो देखो वॉशर आपने देखा होगा, बोल्ट देखा है, और बोल्ट के ऊपर ये उसका नाम रहता है ना, आईडी रहती है उसकी। यहाँ पे ये देखो ये 325 लिखा हुआ है, A325, यहाँ पे देखो A490 लिखा है एलई। और कभी कभी 3 लाइन देखो, यहाँ पे एक लाइन, दूसरी, ये तीसरी, ये होते हैं उसके टाइप। मतलब ये टाइप 1 का बोल्ट है, फिर टाइप 3 का बोल्ट है। अब क्या है कि टाइप 1 का बोल्ट कहाँ पे यूज होता है और टाइप 3 का बोल्ट के लिए हम लोग देखेंगे। अब देखो 307, अब ये 307 मतलब क्या, जो नंबर्स है ये एएसटीएम, मतलब जब एएसटीएम सोसाइटी जो है इनको ये नेम्स दिए हुए हैं। अब ये नेम्स कहाँ से आए, इनमें जो कार्बन यूज होता है, मतलब कार्बन की जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से इनकी स्ट्रेंथ डिफाइन होती है, ठीक है। मतलब इनके एप्लीकेशन यूज होते हैं कि ये कहाँ पे यूज किया जाएगा और कहाँ पे। अब देखो 8307 क्या है, these are also called unfinished machine bolt or erection bolt। 307 बोल्ट हम लोग कहेंगे इरेक्शन बोल्ट, इरेक्शन बोल्ट करके यूज करते हैं। अब इरेक्शन बोल्ट मतलब क्या है कि ये जब 2 मेंबर्स कनेक्ट करने के लिए नहीं करते, मतलब क्या होता है कि जो मेन मेंबर्स है उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें लो कार्बन स्टील होता है। ओनली यूज इन अ लाइट स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी मेंबर, जैसे स्मॉल ट्रसेस, पर्लिंग या फिर कई स्पीकर होते हैं, वहीं पे ये बोल्ट यूज होते हैं। हम लोग मेन मेंबर कनेक्शन में इन बोल्ट को यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ कम होती है और इनमें फेलियर के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपके लो लाइट स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे मैंने कहा स्पीकर को, जैसे बीम है, बीम के साथ नीचे से स्पीकर अटैच करनी है तो फिर उसके लिए ये बोल्ट को यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगी वो मिनिमम कितनी रहेगी, 60 psi। टेंसाइल स्ट्रेंथ सबको पता है क्या होती है ना, मतलब कैपेसिटी टू रेजिस्ट द लोड, है ना, ये होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब अगर आप सोचो कि ये मेरा हाथ है, ये कितना सह सकता है, मेरी हाथ मतलब कैपेसिटी, जब तक मेरा बोन टूट ना जाए तब तक ही सह सकता है ना। मतलब एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे मेरा बोन टूट सकता है, तो ये हो गया उसकी स्ट्रेंथ। तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगी वो मिनिमम 60 की है। तो ये बोल्ट हो गया टाइप। अब दूसरा है 325। अब जनरली जो बोल्ट कनेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं H25 बोल्ट, ठीक है। अब देखो A325 bolts are high strength medium carbon steel cover high strength heavy hit structural bolts from half inch to 1/2 diameter। अब ये जो बोल्ट आपको दिखेंगे इनका जो डायमीटर रहेगा हाफ इंच से लेकर 1.5 इंच तक आपको ये अवेलेबल रहेगा। मतलब हाफ इंच, 5/8, 7/8, 3/4, 1 इंच, 1/4, ऐसे बोल्ट के आपको डायमीटर अवेलेबल रहेंगे। अब इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ देखो, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 120 KSI फॉर डायमीटर हाफ इंच टू 1 इंच एंड 105 KSI फॉर डायमीटर ग्रेटर देन 1 इंच। अब क्या है कि ये जो KSI की वैल्यू मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या होता है ना, कभी भी आप जब कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग देखोगे आपको बोला जाएगा कि यूज 3/4 325 बोल्ट फॉर अ कनेक्शन, ऐसे आपको क्लियर कर दिया जाएगा। आपको ऐसे बताया नहीं जाएगा कि इसका टेंसाइल मिनिमम KSI कितना होना चाहिए, ऐसे नहीं रहेगा। आपको क्लियर दिया जाएगा कि यूज 3/4 डायमीटर बोल्ट या फिर यूज 1 इंच
डायमीटर बोल्ट, कौन सी यूज करना है, टीसी यूज करना है या फिर एन बोल्ट यूज करना है, ये भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये टेंसल सिर्फ आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। These bolts are most commonly used in a structural section and therefore have a shorter thread length. जो thread length रहती है इनकी shorter thread length रहती है, ठीक है, than standard hex bolt. कनेक्शन टाइप देखो, ये बोल्ट कहाँ पे यूज होंगे, एससी मतलब स्ट्रिक्ट क्रिटिकल कनेक्शंस में ये बोल्ट यूज होते हैं, एंड bearing type connection with a thread included in the shear plane and bearing type connection with a thread excluded in a shear plane. मतलब ये तीनों कंडीशंस में ये बोल्ट यूज होते हुए देखेंगे। आपको बाद में आएगा कि शेयर प्लेन में बोल्ट के थ्रेड इंक्लूड हो रहे हैं या फिर एक्सक्लूड हो रहे हैं, ये हम लोग बाद में पढ़ने ही वाले हैं। अब तीसरा टाइप आता है A490 बोल्ट। A490 बोल्ट आर द हाई स्ट्रेंथ हीट ट्रीटेड हेवी हेक्स स्ट्रक्चरल बोल्ट फ्रॉम हाफ इंच डायमीटर टू 1/2 इंच डायमीटर। मतलब आपको इनके डायमीटर से मिलेगा, ट्रीटेड बोल्ट होता है। ठीक है, A490 बोल्ट आर कॉस्टली देन A325 बोल्ट बट आर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अब क्या है कि कोई ऐसी कंडीशन आ रही है जहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है या फिर जो लोड है वो बहुत ज्यादा है, वहां पे आपको A490 सजेस्ट किया जाएगा यूज करने के लिए, क्योंकि ये ज्यादा कैपेसिटी शेयर करता है इसके लिए। अब क्या होता है ना, आपको कंडीशन नहीं दिखेगी मॉडल में कि सेम डायमीटर का A325 बोल्ट भी और A490 बोल्ट भी आपको यूज करने को मिलेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। डिजाइनर ट्राई करता है अवॉइड करने के लिए कि सेम डायमीटर के दो डिफरेंट बोल्ट यूज करें, वो कभी भी नहीं करेगा। अगर 3/4 का वो ट्राई करता है कि 25 बोल्ट यूज करेगा, और अगर 1 इंच का डायमीटर है और हेवी एप्लीकेशन लोड है तो वहां पे वो ट्राई करेगा कि A490 बोल्ट, मतलब दोनों के जो डायमीटर रहेंगे अलग अलग रहेंगे, तभी जाके ये कंडीशन को फॉलो करना है। ऐसा कभी भी नहीं करेगा कि 3/4 का 325 और 3/4 का A490, ऐसे नहीं होता। ठीक है, हम लोग अवॉइड करते हैं ऐसी कंडीशन, क्योंकि क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है बोल्ट, मतलब रॉन्ग जगह पे रॉन्ग बोल्ट यूज हो जाएगा। A490 बोल्ट shall not be coated by a hot dip galvanizing। अब गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस जब आपको पता चलेगी गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस क्या होती है, कभी भी A490 बोल्ट को गैल्वेनाइज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है, क्योंकि जब ये बोल्ट क्रिएट किए जाते हैं इनमें अलाइड मतलब जो अलग स्टील है वो ऐड किया जाता है ना, तो इनकी रिएक्शन होती है, गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में जाता है तब इनकी रिएक्शन होती है, तो अवॉइड की जाती है गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, ड्यू टू पोटेंशियल रिस्क ऑफ हाइड्रोजन एम्ब्रिटमेंट, मतलब हाइड्रोजन एमिट होता है वहां। देखो कनेक्शन टाइप ये कहाँ यूज होता है, ये बोल्ट भी आपको एससी बोल्ट में दिखेंगे, एससी कनेक्शन में, एन कनेक्शन में भी दिखेंगे और एक्स कनेक्शन में दिखेंगे। ठीक है, देखो कॉमन बोल्ट साइज A325 and A490 bolts are available in diameters ranging from half inch to 1/2. The most common sizes are 3/4, 7/8 and 1 inch. अब जनरली जितने भी स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं उसमें 7/8 नहीं होता, आइदर 3/4 या फिर 1 इंच। आपको ये दो टाइप्स के बोल्ट यूज करते हुए मिलेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसे नहीं होगा, हाफ इंच का भी जनरली यूज नहीं होता, 7/8 का भी नहीं होता। आपको जो जनरली बोल्ट का डाया यूज करते मिलेगा वो रहेगा 3/4 और 1 इंच मैक्सिमम टाइम पे। बोल्ट आर कॉमनली अवेलेबल इन इंक्रीमेंट लेंथ। अब क्या है कि बोल्ट की लेंथ भी कितनी अवेलेबल है उसके भी चार्ट होते हैं, है ना। जब बोल्ट के आप देखोगे बोल्ट के एप्लीकेशन से काम करोगे तो आपको चार्ट मिलेगा कि बोल्ट की लेंथ कहाँ तक अवेलेबल है। अगर 3/4 डायमीटर का बोल्ट है तो आपको कहाँ तक अवेलेबल रहेगा उसकी लेंथ, आइदर 10 इंच 11 इंच ऐसे, है ना। अगर किसी बोल्ट है तो उसकी लेंथ कितनी रहेगी ये भी आपको चार्ट में मिलेंगे। ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम टाइम पे आपको जो 2 मीटर की थिकनेस रहेगी वो आइदर 2 इंच 3 इंच इतना ही रहता है या 4 इंच, ज्यादा से ज्यादा 5 इंच तक आपको मिलेगा। बहुत रहेगी जहाँ पे आपको 10 इंच का बोल्ट लगेगा या फिर 11 इंच का बोल्ट लगेगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग पहले कंफर्म कर लेते हैं कि आर दीज लेंथ आर अवेलेबल फॉर दिस बोल्ट। हम लोग पूछ लेते हैं, जो भी आप फैब्रिकेटर के साथ काम कर रहे हो तो उसको पूछ लेते हैं कि आर दीज लेंथ आर अवेलेबल। अगर वो कहता है कि उसके पास ये लेंथ अवेलेबल है देन ओके, अदरवाइज थ्रेडेड रॉड यूज किए जाते हैं, मतलब दोनों साइड में आपको नट ही यूज करते रहेगा। ठीक है, मतलब उसका बोल्ट थ्रेड नहीं रहेगा, दोनों साइड में नट रहेंगे ऐसा। आपको टीसी बोल्ट मिलेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा हेक्स बोल्ट। हेक्स बोल्ट में क्या था, जैसे आप लोगों ने देखा ये है हेक्स बोल्ट। हेक्स बोल्ट में देखो हेक्सागोनल डाया है ना, हेक्सागोनल साइड है। जब आप टीसी बोल्ट देखते हो तो टीसी बोल्ट में देखो राउंड डाया रहेगा, मतलब आप लोग जब बोल्ट टाइटिंग करोगे तो आप लोग उसके हेड नहीं कर, क्योंकि वो राउंडेड हेड है ना। जनरली आप लोगों ने ऐसे बोल्ट वहां पे देखे, रेलवे स्टेशन में जाके देखोगे तो रेलवे स्टेशन में हेड दिखते हैं आपको और पीछे
का रहता है नट, है ना। तो ये रहता है टीसी बोल्ट। अब देखो टीसी बोल्ट में क्या होता है, टीसी बोल्ट का अगर देखोगे तो राउंडेड हेड मिलेगा, फिर आपको शैंक मिलेगा, ये थ्रेड्स रहेंगे और आखिर आपकी रहेगी बोल्ट टिप। ठीक है, ये बोल्ट टिप रहती है। अब ये बोल्ट टिप का भी एक पर्पज होता है, तो वो पर्पज भी हम लोग देखेंगे कि क्या रहता है। टीसी बोल्ट आर इम्प्रूव टाइप ऑफ हेवी हेक्सेन। अभी टीसी बोल्ट भी क्यों यूज होते हैं जनरली, अभी आप देखोगे मोस्ट ऑफ द जो भी हम लोग क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उन प्रोजेक्ट में आपको टीसी बोल्ट ज्यादा से ज्यादा यूज करते हुए देखेंगे। टीसी बोल्ट बहुत कम यूज होते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे टीसी बोल्ट यूज करने को जो भी फैब्रिकेटर है वो बोलता है। क्यों करने को बोलता है? क्योंकि सिंगल पर्सन भी ये बोल्ट को टाइट कर सकता है। कभी कभी क्या होता है कि एक बोल्ट टाइट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि अगर बीम की साइज बहुत बड़ी होगी तो एक साइड में बंदा दोनों साइड से टाइट नहीं कर सकता है ना, तो एक साइड में उसको एक बंदा लगेगा, दूसरे साइड को टाइट करे। लेकिन टीसी बोल्ट में ऐसी कंडीशन नहीं आती। टीसी बोल्ट में एक ही साइड से बंदा स्क्रू गन यूज करके वो कर सकता है टाइट। अब देखो टीसी बोल्ट आर इम्प्रूव टाइप ऑफ हेवी हेक्सागोनल स्ट्रक्चरल बोल्ट डेवलप्ड फॉर मोर सिंप्लीफाइड बोल्ट फास्टनिंग एंड एक्यूरेट परफॉर्मेंस and other such excellent characteristics as shown because of no fastening technique of high level is required. Controlled clamping force can be ensured. अब clamping force क्या होता है ये आपको मैं आगे बता देता हूँ। clamping force क्या आएगा? Completion of bolt fastening can be confirmed by the shear of notch in the bolt. अब क्या है कि बोल्ट टाइट हुआ या नहीं हुआ ये कैसे पता चलता है? जब बोल्ट टाइट होता है एक लिमिट पे आके ये जो बोल्ट की टिप है ये टूट जाती है। ठीक है, आपने वीडियो में देखा होगा कि जब वो बोल्ट टाइट करता है तो वो शेयर ऑफ हो जाता है, ये जो टिप रहती है शेयर ऑफ हो जाती है। ये जब शेयर ऑफ होती है तब पता चलता है कि ये बोल्ट टाइट हो गया। ठीक है, फास्टिंग कैन बी इजीली डन बाय इलेक्ट्रिक रेंज, noiseless installation and no need of range adjustment. The bolt does not rotate on a fastening. अब क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा जब आप बोल्ट टाइट करते हो तो बोल्ट टाइट करते करते उसका जो हेड रहता है वो भी घूमने लग जाता है ना, तो उसको फिक्स करने के लिए। लेकिन टीसी बोल्ट में ये चीज नहीं होती। टीसी बोल्ट में इलेक्ट्रिक करंट एक साइड से घूमना चालू होती है तो वो एक लिमिट पे आके टाइट हो जाता है। ठीक है, आपका बोल्ट हेड नहीं घूमेगा उस टाइम। अब देखो टीसी बोल्ट के भी 2 टाइप्स है। कौन कौन से? A325 टीसी और A492। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 325 और 490 बोल्ट पढ़े थे ऊपर एक्स बोल्ट में, सेम आपको टीसी बोल्ट में दिखेगा A325 टीसी और A490 टीसी। अब A325 टीसी को आप लोग F1F52 भी कॉल आउट कर सकते हो। कभी कभी आपके प्रोजेक्ट में दिया जाता है कि यूज F1F52 बोल्ट, तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको 325 टीसी बोल्ट यूज करना है। ठीक है, कभी कभी आपको प्रोजेक्ट के जो नोट्स है उसमें कॉल आउट किया जाएगा कि यूज F2280 बोल्ट फॉर स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन। तो 2280 बोल्ट मतलब क्या है कि आपको सब समझ में आना चाहिए कि दैट इज मीन द A490 टीसी बोल्ट। ठीक है, ये उसके साइड नेम है। फिर आते हैं वॉशर। अब देखो वॉशर का पर्पस क्या होता है कि जब आप लोग एक मैकेनिज्म बताता हूँ आपको, क्या होता है कि ये बोल्ट जब आप टाइट करो, सपोज बोल्टिंग है ना, बोल्टिंग कर रहे हो तो बोल्ट का हेड है और बोल्ट के नट से टाइट करने जा रहे हो, तो बोल्ट जब आप नट को टाइट करते हो टॉर्क प्रोड्यूस होता है टाइटनिंग मेथड। जब आप उसको घुमाते हो तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क पता है सबको टॉर्क मतलब क्या होता है? टॉर्क मतलब सर्कुलर मोशन में जब आप रोटेट करते हो तब उसमें टॉर्क जनरेट होता है ना। जब टॉर्क जनरेट होता है तब टॉर्क क्या करता है? क्लैंपिंग फोर्सेस को प्रोड्यूस करता है। क्लैंपिंग फोर्सेस मतलब क्या है? मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आगे होगा डायग्राम में। तो हाँ, जैसे ये देख, अब क्या है कि ये मेरे बोल्ट का हेड है और ये है ना, जब मैं इसको रोटेट करता हूँ, रोटेट करने में क्या होता है? ये टॉर्क जनरेट होता है। टॉर्क जनरेट होने से क्या होता है? एक क्लैंपिंग फोर्स क्रिएट होता है। क्लैंपिंग फोर्स मतलब क्या है कि ये इस साइड का फोर्स, करेक्ट। और जो मैं बोल रहा था, जब आप बोल्ट को रोटेट करते हो, सपोज आप बोल्ट को इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो, तब टॉर्क जनरेट होता है, करेक्ट? ऐसा जब टॉर्क जनरेट होता है तो क्लैंपिंग फोर्स भी क्रिएट होता है। और क्लैंपिंग फोर्स कहाँ पे? यहाँ पे जनरेट होगा इनमें, हम लोग आगे देखेंगे इसको क्या ऐसा। अब वॉशर का काम क्या होता है पहले हम लोग ये इस पे बात कर लेते हैं। Hardened steel washers are used to many structural connections to spread pressure from bolt tightening process over a large area. अब क्या होगा कि जब आप बोल्ट को टाइट करोगे तो एक प्रेशर जनरेट होगा। अब प्रेशर जब जनरेट होगा तो क्या होता है कि जो प्रेशर रहेगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कहाँ पे? मेंबर्स के बीच,
कनेक्शन मेथड के लिए आप लोगों को जब दो कनेक्शन मेथड हम लोग जो पढ़ने वाले बियरिंग कनेक्शन एंड कौन सी एक एसटी कनेक्शन, तो जो प्रेशर होता है ये प्रेशर क्या करता है, दो मटेरियल को ज्वाइन करने का काम करता है ना, दो मटेरियल के बीच में एक प्रेशर जनरेट होगा और दोनों मटेरियल ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है। अब वही चीज है कि जो भी मेरा वॉशर रहेगा वो स्प्रेड करेगा प्रेशर को, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मेरा इंटरनेट बंद हो जाएगा। हेलो, मेरी